तो प्रधानमंत्री का चुनाव के समय या कहा जाए पहले दौर के वोटिंग से पहले एक बड़ा इंटरव्यू और तमाम मसलों पर मुद्दों पर उन्होंने लगभग 78 मिनट तक अपनी बात को रखा है और इसी विषय पे हम चर्चा भी करेंगे। और इससे जुड़ा हुआ है हमारा विशेष भी, देश की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री का विजन, तमाम मसलों और मुद्दों पर जवाब भी दिया है। तो देश को 2047 तक कैसे विकसित बनाना है उस दिशा में भी उन्होंने एक विजन सामने रखा है और निश्चित तौर से चुनाव के समय जनता के लिए इसको एक तुलनात्मक तरीके से समझने का एक मौका होता है और प्रधानमंत्री के माध्यम से बात जो रखी गई है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। धनंजय गिरि जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धनंजय जी स्वागत है आपका। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ जुड़ गए और बहुत जल्दी ही विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी भी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ेंगी और हम उनका भी स्वागत करेंगे। धनंजय जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू में जो तमाम महत्वपूर्ण मसले हैं चुनाव के मद्देनजर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपके ऊपर कांग्रेस लगातार या विपक्ष लगातार हमलावर है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि साहब मंशा देखिए और किस तरीके से काले धन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आपको लगता है कि अब बहस यहां बंद हो जानी चाहिए या मुद्दा अभी चलता रहेगा? हरिंदर जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी के साक्षात्कार में आकार ले रहे नए भारत की तस्वीर और तकदीर की झलक साफ साफ मिलती। पूरा देश आज नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार को गंभीरता से ले रहा है। तमाम सवालों का जवाब जिस पर से नरेंद्र भाई मोदी की निर्निवेश दृष्टि और निर्दोष उत्तर से दिया गया, उसे साफ साफ भ्रमित विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया उसे दूर करने के लिए यह साक्षात्कार एक सफल साबित हुआ है। जिस तरह से उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि मात्र 3% जो विपक्ष के नेता हैं वो हैं, 97% जो अलग करप्ट लोग हैं, जिस प्रवर्तन निदेशालय को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 47 का जो लक्ष्य रखा, उनके अंतर्निहित अंतर्दृष्टि इसमें समाहित है। आज के इस इंटरव्यू से आप कह सकते हैं मोदी का मतलब है मिशन ऑफ डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित भारत का निर्माण किस तरह से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और विपक्ष जो बातें कर रहा है, जो हमला कर रहा है, उसका कोई सारगर्भित चीजें नहीं रह गई है। अब जैसे उन्होंने बताया कि भाई 22,000 करोड़ उन्होंने ये किया, सीज किया था, 22,000 करोड़ की संपत्ति, आज 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है। और जिस ढंग से विकास किया गया, जिस ढंग से निरंतर विकास की यात्रा की गई और आगे के लिए गतिमान किया गया, वैश्विक दृष्टि जो उन्होंने रखी कि पूरी दुनिया के देशों से उनके क्या संबंध है और पर्सनल लेवल पर किस तरह से संबंध है। और जब उनसे एंकर ने पूछा कि भाई आपकी कोई व्यक्तिगत तौर पर आपके प्रशंसक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो भारत के प्रशंसक है, निजी कुछ नहीं। इदम राष्ट्र इदम न मम, राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर देना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विपक्ष क्या बोलेगा। जी धनंजय जी, संकट से गिर, ठीक है। क्योंकि अनुमा जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुमा आचार्य जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, विंग कमांडर, रिटायर्ड। अनुमा जी स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम इस सवाल को ले रहे थे क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो लगातार कांग्रेस पार्टी या विपक्ष बीजेपी पे हमलावर है, उस पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि साहब काला धन को रोकने की मंशा के तहत ये प्रावधान लेकर आए थे और इसमें सुधार की जो गुंजाइश है उसके लिए वो तैयार है। आज कम से कम ट्रेल तो मिल पा रहा है। आपको लगता है कि कम से कम ये एक सुझाव आने के बाद में इस पर बहस एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है? देखिए, इस पूरे इंटरव्यू की शुरुआत कैसे हुई वो अभी आपने देखा है। शुरुआत में पूछा गया कि क्या 2024 का चुनाव महज एक ऐसे ही एक प्रक्रिया है या इसमें कोई मीनिंग है। ये कहा गया, जबरदस्ती एक पिच बनाने की कोशिश की गई, ये आपने देखा होगा। दूसरी चीज, जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा हो रही है तो प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों के बाद भी जो घोटाला है वो सबके सामने है। क्विड प्रो क्वो के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि कैसे उन्हीं कंपनियों को जिन्होंने कुल मिला के 14-15 हजार करोड़ का चंदा दिया है, उन्हें 4 लाख करोड़ के सरकारी काम दिए। इस पर प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी उसे धर्म पर ले ही आए। उन्होंने बार बार धर्म की बात की, पाप और पुण्य की बात की। इस लोकतांत्रिक देश में जिसे वो कह रहे हैं कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके बावजूद भी बात वही लेकर जा रहे हैं। बार बार कहीं इंदिरा गांधी जी के रुद्राक्ष की माला पर चले आते हैं, कहीं किसी और पर चले आते हैं। प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा प्लान्ड इंटरव्यू होते हुए भी जिसमें क्रॉस क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं थी, कहीं ऐसा सवाल नहीं था कि क्यों किसानों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए, क्यों आज भी आप वही कंक्रीट की इमारतों में विकास ढूंढते हैं, कोई सवाल ही नहीं था, कोई क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं था। तो ऐसे में क्या माना जाएगा? ये तो एक क्रिएटेड इंटरव्यू। अच्छा अनुमा जी, देश के लोगों को भ्रम में और डाला जा सके। जी अनुमा जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को भी रखा है, वो तथ्य भी आना जरूरी है कि कैसे 37% बॉन्ड बीजेपी के पास आए हैं और 63% बॉन्ड विपक्षी दलों के पास गए। ये तथ्य भी उन्होंने रखा, क्योंकि आप कह रही है ना कि वो घोटाले को लेकर, तो ये तथ्य भी तो आप जरा जी
आप जरा आंकड़े दिखाइए, इस तरह का तो कोई आंकड़ा नहीं है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड बोला कर रहे हैं मैम जी। अरे प्रधानमंत्री जी ऑन रिकॉर्ड बहुत झूठ बोलते हैं, वो तो झूठे ही हैं, क्या करें। नहीं, चुनावी नहीं अनुमा जी थोड़ी सी भाषाई मर्यादा थोड़ा सा, ठीक है, मतलब चुनाव का माहौल है, गर्माहट हो जाती है। चलिए गर्माहट हो जाती है। चलिए जी, मर्यादा में मैं बोल रही हूँ, वे हमेशा असत्य बोलते हैं, हमेशा ऑन चैनल बोलते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं, चुनावी सभाओं में बोलते हैं, दूरदर्शन के चैनल पे बोलते हैं, वे हमेशा झूठ बोलते हैं। ठीक है, अब आप झूठ, ठीक है, तमाम तथ्यों को प्रफुल्ल जी मैं आता हूं आपके पास में, उससे पहले क्योंकि धनंजय जी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि तमाम आरोप लगा रहे हैं वो। धनंजय जी, अनुमा जी कह रहे हैं कि वो सीधे तौर पे ये झूठ है, प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कोई तथ्य ही नहीं है। धनंजय जी, कांग्रेस अपने कुत्सित कार्यों से आज कहां जा रही है, किस गर्त में समा रही है, ये कांग्रेस भी नहीं जानती। बहन आपने कहा, मैंने नहीं बोला ना, थोड़ा सा तो धीरज रखिए। आपने देश के प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया, मैंने सुना, लेकिन आप सब सुनने को नहीं तैयार है। यही अब आपने आरोप लगाया, जवाब तो लेने दें, कमर में जा रही है, यही आदत, एक शब्द सुनने को नहीं तैयार है। ये आज 10 साल शासन से बाहर है, लेकिन आज अपने राज पाठ समझते हैं, इस देश को अपनी जागीर समझते हैं, एक शब्द सुनने को नहीं तैयार है। एक गरीब का, पिछड़े का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक पिछड़े समाज का व्यक्ति इस देश का नायक है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 2019 जब अटल बिहारी वाजपेयी सरदे ने जब सरकार छोड़ी थी, हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, हम 11 के 11 नंबर पर है। आज 10वें साल प्रधानमंत्री, 10 साल मोदी ने 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाई। ठीक है, 16 लाख करोड़ का बजट, आज 45 लाख करोड़ का बजट बनाया। 3000 कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, उसमें से 16 कंपनियां ऐसी हैं जिसके यहां छापे पड़े। उस 16 कंपनियों का 37% सिर्फ भाजपा के पास है, 63% कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के पास है। ये डाटा ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन कांग्रेस का काम ही झूठ बोलो। प्रफुल्ल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, धनंजय जी प्रफुल्ल जी को चर्चा में शामिल करते। प्रफुल्ल जी, आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड बातें रखते हैं और ये तथ्य पहले भी अपने आप में पब्लिक डोमेन में है, उसके बाद सीधे तौर पे इस प्रकार का आरोप लगाना, आपको लगता है ये चुनाव की गर्मी है? जी आर्येंद्र, ये होता है चुनाव में, तो चाहे कोई भी दल हो, वो एक दूसरे को प्रूव डिस्प्रूव करने की बात करेगा, लेकिन जब चुनाव इस संबंध में, जब सुप्रीम कोर्ट में इसके संबंध में जानकारी आई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसको ऑनलाइन रिलीज करना है, तो इसमें ये क्लियर है कि 20,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ बीजेपी के पास आए हैं, बाकी 14,000 करोड़ विरोधी दलों के पास आए हैं। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रोसेस में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये जो आज प्रधानमंत्री ने स्पष्टता दी है कि एटलीस्ट आपके पास आज जानकारी है। पहले जो कैश में ट्रांजैक्शन होता था, आज वो कम से कम अकाउंट्स में दिखाना पड़ रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, और पॉलिटिकल पार्टी को उसमें टैक्स देना पड़ रहा है। ये एक, जिसको हम कह सकते हैं 2 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव था। इतना ही लॉजिक प्रधानमंत्री ने दिया है। तो मुझे लगता है, लेकिन तो इस इंटरव्यू की जो खासियत मुझे आर्येंद्र जो लगती है, वो ये है कि चाहे मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज हो, चाहे नॉर्थ साउथ डिवाइड हो, चाहे राम मंदिर के मुद्दों का पॉलिटिकल रीजंस के लिए उपयोग करना हो, इन सारे विषयों पर एक मुखरता के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने अपनी राय रखी है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, राजनीतिक मतभेद होना और लोकतंत्र में एक तरह से आरोप प्रत्यारोप होना, ये बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, चाहे नॉर्थ साउथ वाले मुद्दे का प्रश्न हो, या अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सनातन धर्म के बारे में या धर्म के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वास्तविकता प्रधानमंत्री ने जो पॉलिटिकली, मैं जब देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने प्रश्न खड़ा किया, शायद डीएमके का जन्म ही एथीस्ट मूवमेंट से हुआ, लेकिन कांग्रेस की क्या मजबूरी है? प्रश्न तो उन्होंने ये खड़ा किया है, अब कांग्रेस को उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म का मुद्दा तो प्रधानमंत्री ने उठाया, डीएमके ने उठाया था। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली बहुत ही कैलकुलेटिव कम्युनिकेशन प्रधानमंत्री की तरफ से है।
केवल झूठ कहने से नहीं होगा। ठीक बात, मुझे जी, लगता है जी, कि उस कम्युनिकेशन को समझना पड़ेगा जी, कि वो सामान्य जनता से, देश से कैसे कम्युनिकेट कर। जी अनुमा जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, मुझे लगता है कि थोड़ा संजीदगी से हम बहस को आगे बढ़ाएं तो बेहतर होगा दर्शकों के लिहाज से भी, क्योंकि सनातन के विरोध के मसले को लेकर लगातार बहस हो रही और ऐसे में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा डीएमके का विरोध समझ में आता, लेकिन कांग्रेस का क्यों? क्योंकि लगातार इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं उन तमाम नेताओं के माध्यम से भी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। वो भी कह रहे हैं कि साहब इस प्रकार का एक विरोधाभास पार्टी के अंदर था, तो ये एक परसेप्शन तो बनता है। अनुमा जी, पहली चीज तो मुझे ये बताएं, आपके दर्शकों को ये जानने का हक है कि 7.5% प्रॉफिट अगर 3 साल में नहीं होता, वो कंपनी चंदा नहीं दे सकती थी, इस क्लॉज को क्यों हटाया गया? आपको पता है ना कि 16 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों का चंदा दिया है। इसके बारे में बात नहीं की जाएगी क्या? ये वही कंपनियां हैं जिन पर छापा हुआ, बाद में उन्होंने चंदा दे दिया, जैसे कि शराब वाली कंपनी जो थी अरविंदो फार्मेसी, उसको चंदा दे दिया उसने बाद में और फिर उसको छोड़ दिया गया उसके। तो आपके लोगों को ये मानना, ये मालूम होना जरूरी है। एक और चीज आपसे मैं बात कर लूं, जिस नेबरहुड फर्स्ट और ये एक्ट ईस्ट की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और ये तक कह रहे हैं जबकि विदेश मंत्रालय ये कह चुका था कि यूक्रेन युद्ध रुकवाने में प्रधानमंत्री जी का कोई रोल नहीं था, ये हमारे रिकॉर्ड पर है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आज लोगों को गलत बयानी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है यूक्रेन से, मैंने युद्ध रुकवा दिया, वो तिरंगा जो था उसके कारण रुक गया। अरे कम से कम जो विदेश मंत्रालय ने आपके आधिकारिक स्रोत से कहा है उसे तो सच रखना चाहिए, और फिर आप आ रहे हैं बार बार उसी सनातन पर। मेरा यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी जो एक राज्य के नेता कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी माता के मृत्यु के बाद बाल नहीं उतरवाए थे, क्या वो सनातन का पालन करते भी हैं? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। और ये भी सवाल पूछना पड़ेगा कि सनातन धर्म में जब सप्तपदी की जाती है, विवाह के साथ फेरे लिए जाते हैं, तो धर्म निभाया जाता है। क्या प्रधानमंत्री इस लिहाज से सनातनी है? तो आप जो आर्य और द्रविड़ की पॉलिटिक्स यहाँ लाना चाहते हैं, उस पर सिर्फ मेरा ये पॉलिटिक्स ला कौन रहा है? अनुमा जी, ये बहुत तथ्यात्मक बात है, और मौन कौन खड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। धनंजय जी, हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने मेरे सवाल से इतर 2 तथ्य रख दिए, बिल्कुल ठीक है। धनंजय जी वो इस बात को सीधे तौर पे कांग्रेस कह रही है कि साहब आप इस डिवाइड पॉलिटिक्स को लेकर आ रहे हैं और तमाम मुखर मसलों पर रणनीतिक तौर पे आप चुप हैं या गलत बयानी कर रहे हैं। धनंजय जी, देखिए, सबको जानता है, ऑन रिकॉर्ड है कि कई ऐसे कार्य हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत की छवि आज इस ढंग से आगे बढ़ी है पूरे वैश्विक स्तर पर, और वैश्विक लोगों ने लोहा माना है, और कई सर्वे एजेंसियों ने बताया है कि पूरी दुनिया में जो प्रधानमंत्री की जो लाइकिंग है या जो उनकी छवि है वो 76% अकेले कवर करते हैं। उनके आसपास का नेतृत्व क्षमता किसी के व्यक्ति में दिखाई नहीं देती है, ये इंटरनेशनल तमाम एजेंसियों का कहना है। और कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जैसे हम लोगों ने 10 साल में 120 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, 360 यूनिवर्सिटियां खोल दी, 400 स्कूल मेडिकल कॉलेज खोल दिए, कांग्रेस एक राहुल बाबा को लॉन्च नहीं कर पाई। इस चीज के तहत अनुमा जी उन्होंने आपको बोलने दिया, आप भी उनको बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास में। जी धनंजय जी, कांग्रेस की कुलबुलाहट है ना, ये बोलेंगे ही बीच में, क्योंकि सच कांग्रेस को सुनने के लिए नहीं तैयार है। हम तो गहरे से गहरे से गहरे, गलत से गलत आरोप के साथ खड़े, क्योंकि हम राष्ट्र की जनता के साथ खड़े। ये एलन ऑक्टूबियो ह्यूम की बनाई गई कांग्रेस, जिसकी वारंटी खत्म हो गई, वो गारंटी क्या देगी देश को? वो क्या देश की जनता के साथ, इस देश की जमीन के साथ कभी जोड़ नहीं पाई कांग्रेस। और भारत के दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताइए कि एक परिवार 5 पीढ़ियों से एक पार्टी पर कब्जा करके बैठा हो और वो लोकतंत्र की दुहाई देता हो, जिसने लोकतंत्र का क्या लोकराज को छोड़ दिया हो। और जिस ईडी की बात करें, उसी ईडी के केस में आदरणीय सोनिया गांधी और परम आदरणीय राहुल गांधी दोनों बेल पर चल रहे हो। 5,000 करोड़ की संपत्ति मां बेटा 50 लाख में घटकना चाहते थे, और इसमें भारतीय जनता पार्टी और किसी का लेना देना नहीं। उसके फाउंडर ने केस किया, लास्ट शर्म कुछ है कांग्रेस के पास? कुछ बचा नहीं है। और अलग अलग देशों में वार के समय जिस तरह से प्रधानमंत्री ने घटना बताया, अरब देशों का बताया, कि कैसे हम लोगों ने वहां से निकाला और कितने सफल रेस्क्यू किए गए हैं। पूरी दुनिया में भारत के झंडे को बुलंद होते हुए आज पूरी दुनिया देख रही है, और लेकिन कांग्रेस को अच्छे नहीं लगे। कांग्रेस, यही कारण है कि राजनीति की रेस से कांग्रेस बाहर हो चुकी है। कांग्रेस एक विशेष दल होता था, आज शेष हो गया, आने वाले समय में उसका शेष खोजने से मिलेंगे। प्रफुल्ल जी सनातन पे हमला होता है तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी होती है। जी, सनातन पे हमला होता है तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी होती है। आप कितनी परंपराएं जानते हैं? ठीक है, आपके आरोप प्रत्यारोपों का जनता समझ रही है, देख रही है प्रफुल्ल जी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि विपक्ष अपने हार के लिए बहाने ढूंढ रहा है।
उन्होंने इस बात को भी कहा कि साहब 5-6 दशक का कांग्रेस का शासन का एक मॉडल है, उसके मुकाबले मेरा 10 साल का काम है, उस लिहाज से भी वो जनता के सामने मौजूद है। आपको लगता है कि ये भी तमाम ऐसे मसले इस इंटरव्यू से जुड़े हुए हैं जिसको लेकर शायद अब चर्चा और तेज होगी? बिल्कुल होगी, कोई शक नहीं है उसमें। जिस तक उन्होंने शब्द प्रयोग किया एक्सक्यूजेस, कि क्या क्या एक्सक्यूज ढूंढे जा रहे हैं। मतलब चाहे इलेक्शन कमीशन पर आरोप हो, प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीर आरोप किया है, परिवार के निकट के लोगों को इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट किया जाता था। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि कांग्रेस इसको कैसे लेती है, क्योंकि कांग्रेस के जो आरोप थे वो उसमें उनको सवाल किए गए। एक सवाल जो किया गया आर्येंद्र बहुत महत्वपूर्ण था, और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि प्रधानमंत्री इसको कैसे डील करते हो। तो 400 पार चाहिए क्योंकि संविधान में बदलाव लाए, ये तो किसकी मानसिकता है ये हमने देखा हुआ है, और इसके कारण ये तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जिन्होंने संविधान बदला है। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन, मैं फिर से उसी पर आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस को तो ये बताना पड़ेगा। कांग्रेस ने मान लो अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें ये कहा है कि वो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे जी, मतलब गरीबों की संपत्ति, अमीरों की संपत्ति जो है वो गरीबों के पास ले जाने के लिए वो गारंटी का एक उन्होंने प्रावधान एक प्रपोज किया है। क्या यह संविधान के बदलाव के सिवा संभव है? क्या कांग्रेस एक तरफ इन्वेस्टमेंट की बात करेगी, दूसरी तरफ सोशलिज्म की बात करेगी, लिबरलाइज? तो इस पर मुझे लगता है जिस तरह से अपनी राय, मैं तो इसको केवल पॉलिटिकल नहीं देख रहा हूं, एआई के बारे में हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, दुनिया भर के देशों के साथ दोस्ती के बारे में हो, G20 के रिजोल्यूशन के बारे में हो, अपना पक्ष जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कम्युनिकेट किया है, मुझे लगता है ज्यादातर आरोपों को उन्होंने उसमें एड्रेस करने का प्रयास किया है। ये अपने आप में कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिहाज से समझने। ठीक है, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। तमाम सवालों का जवाब दिया, लेकिन उन जवाबों से फिर नए सवाल उठेंगे, लेकिन उन तमाम सवालों और जवाबों के लिए फिलहाल वक्त अभी इतना ही है। अनुमा जी, विनम्रता के साथ में मैं माफी चाहूंगा, समय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका, अनुमा जी आपका, प्रफुल्ल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत